आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद छात्रों में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की दूसरी क्लास लगा रहे हैं। इसमें हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने आंदोलनों में भाग लिया, कहाँ शिक्षा प्राप्त की, क्या क्या रहा। इस गांधी युग में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इनका परिचय कर लेते हैं थोड़ा। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में। और जब गांधी जी का जन्म हुआ तो इनका जो नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो करमचंद गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद जो गांधी है, इनका नाम मोहनदास है। करमचंद इनके पिता का नाम है। पूरा नाम लगाते हैं ये मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई। आप यहां पर थोड़ा समझिए, जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, इनके पिता करमचंद, जो करमचंद गांधी थे, ये राजकोट रियासत के दीवान थे। जो रियासत थी राजकोट, उस रियासत के ये दीवान थे, इनके पिता। अब महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा के साथ हुई। महात्मा गांधी कस्तूरबा को बा के नाम से पुकारते थे, बा। इनके 4 लड़के हुए। 4 लड़के थे, 1, 2, 3 और 4। जो 4 लड़के हैं उनका नाम है, एक का हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ये 4 पुत्र हैं। महात्मा गांधी जी का जो 4 पुत्र हैं वो ये है, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। अब महात्मा गांधी जी ने क्या काम किया कि मुझे तो पढ़ने के लिए जाना है। कहां जाना है? महात्मा गांधी जी ने कहा कि इंग्लैंड। अब इंग्लैंड पढ़ने के लिए महात्मा गांधी जी गए हैं 1887 में, ला करने के लिए गए हैं 1887 में। और 1887 में गए थे और 1891 में वापस आ गए। अब मैं आपको ये बता देता हूं, जब ये इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए गए तो अपनी माता जी से बोले कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। तो इनकी माता जी ने कहा कि आपको एक तो मांस नहीं खाना है, एक आपको शराब नहीं पीनी है। तो कौन कौन से वचन? ये 2 वचन, एक तो मैं मांस नहीं खाऊंगा और एक शराब नहीं पीऊंगा। इन्होंने कहा भी ये काम नहीं करने आप। इंग्लैंड चले गए। 1887 की बात है। 1891 में वापस आ गए। वापस आने के बाद में इन्होंने, अब वापस कहां से आए हैं? इंग्लैंड से आए हैं। वापस आने के बाद में इन्होंने बंबई में और राजकोट में, बंबई और राजकोट में वकालत शुरू कर दी।
ये लोग वकालत स्टार्ट कर दी। वकालत स्टार्ट करने के बाद में इनका मतलब बंबई में और राजकोट में काम नहीं जमे, इनके पास ज्यादा केस नहीं आते थे। उसके बाद में इन्होंने क्या काम किया, बंबई और राजकोट में तो काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने, काम नहीं जमा। काम नहीं जमने के कारण 1893 में एक दादा अब्दुल्ला था, दादा अब्दुल्ला। और दादा अब्दुल्ला था गुजरात का एक व्यापारी। कहां का व्यापारी? गुजरात का व्यापारी। ये बोले कि मेरा एक केस चल रहा है, कहां? दक्षिण अफ्रीका में, आप वहां चलो। तो महात्मा गांधी जी ने क्या काम किया, 1893 में भारत से कहां की ओर चल पड़े? दक्षिण अफ्रीका की ओर चल पड़े भाई। वहां पर क्या हुआ, इनका केस, मतलब ये वकालत करने नहीं गए हैं, ये ट्रांसलेटर थे, एक किस्म का दो भाषिया जिसको बोलते हैं। ये ट्रांसलेट करके उनको बताएंगे और फिर आगे अपना केस लड़ेंगे। 1893 में गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। फिर क्या हुआ कि ये एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ये ट्रेन है, और ये ट्रेन है वो है डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी, डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी। तो उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठ गए, ये फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठ गए। बैठने के बाद में अंग्रेजों ने इनके नस्ल के हिसाब से कि ये तो एक भारतीय है, ये तो काला है, तो रंग के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से इनको इस ट्रेन के डिब्बे से नीचे फेंक दिया। वो था पीटर मेरिट्सबर्ग, ये एक स्टेशन का नाम है। इस स्थान पर इनको फेंक दिया भाई, ये लो। फेंकने के बाद में कब की बात है, ये कब फेंके इनको? 1893 में फेंक दिया, 1893 में गए थे। फेंकने के बाद में क्या हुआ कि अगले साल 1894 में इन्होंने NIC की स्थापना की। अब NIC क्या है? NIC है नटाल इंडियन कांग्रेस। ये जो नटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना की है, नटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना की है, ये देखिए आप, यदि आपसे पूछे संस्थापक तो आपका उत्तर आएगा महात्मा गांधी। और यदि आपसे पूछे नटाल इंडियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आपका उत्तर आएगा ये दादा अब्दुल्ला। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। यहां तक तो आपकी सभी के समझ में आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, अब ये स्थापना क्यों की है? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए। तो मेरे साथ जो भेदभाव हुआ है, नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई है। अगले पेज पर जा रहे हैं, आप देखिए इसके अंदर, इसमें आप देखेंगे कि 1894 में तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई और 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब क्या हुआ, इन्होंने 1903 में एक इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका लिखी, इंडियन ओपिनियन।
वैसे देखा जाए तो इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिस तरीके से इंडियन ओपिनियन है, या यंग इंडिया है, या नवजीवन है, या हरिजन है, या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी आत्मकथा है। एक गीता माता भी है। गीता माता, माता किसको कहते थे? गीता को। ये इनकी पुस्तकें हैं। जो इंडियन ओपिनियन है वो 1903 में लिखी गई है, और सभी का अलग अलग वर्ष है। तो उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे आप समझिए प्रश्नों को। 1906 में इन्होंने, अब 1906 में कहा है, अभी तक दक्षिण अफ्रीका ही है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था सत्याग्रह आंदोलन, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। अब सबसे पहली बार सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया? तो आपका उत्तर आएगा दक्षिण अफ्रीका में किया है, और 1906 में किया है। अब ये कुछ ही लोगों तक सीमित था, ज्यादा लोगों तक सीमित नहीं था, कुछ ही लोगों तक सीमित था। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया होगा। 1906, उसके बाद में आप देखिए महात्मा गांधी ने क्या काम किया। 1904 और 1910, ये दो प्रश्न देखो आप, क्या है ये? 1904 क्या कहता है और 10 क्या कहता है? पहले 4 समझो फिर 10 समझो। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका ही है अभी तक। महात्मा गांधी जी ने डरबन, अब ये देखो, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्त्री आश्रम खोलती है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। डरबन में फिनिक्स आश्रम, डरबन में फिनिक्स आश्रम किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। कब बनाया? 1904 में। उसके बाद में ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1900, ये जो महात्मा गांधी ने वहां आंदोलन चला रखे थे, और आंदोलन चला रखे थे, तो 1910 के अंदर क्या हुआ? महात्मा गांधी ने एक आश्रम टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, और ये कहाँ है? जोहान्सबर्ग में। अब जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ये लो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। अब ये एक था जर्मन शिल्पकार था, एक मित्र कालेनबाख, मित्र कालेनबाख, कालेनबाख। इसकी सहायता से, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, 1910 में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और जर्मन शिल्पकार था, शिल्पकार, शिल्पकार, और उसका नाम था मित्र कालेनबाख, इसके सहयोग से की। अब प्रश्न आता है ये क्यों बनाया गया? क्या जरूरत थी टॉलस्टॉय फार्म बनाने की? टॉलस्टॉय फार्म बनाने का प्रमुख उद्देश्य था कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर भारतीयों के साथ विरोध हो रहा है, तो अफ्रीका के अंदर क्रांति लाना चाहते थे। अंग्रेजों का दमन करने के लिए, अंग्रेजों अपने अधिकारों की मांग करने के लिए टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई। ये क्या काम करते थे? ये जितने भी अपने आंदोलनकारी थे, भारतीय आंदोलनकारी, उनको वहां रहने की सुविधा प्रदान करना और खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने की पोषण, मतलब खाने पीने की व्यवस्था और रहने के लिए उनको जगह उपलब्ध कराना, ये टॉलस्टॉय फार्म के अंदर व्यवस्था की गई है।
ये अपना 1910 तक था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये है कि देखो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। ये लोग भारत आ गए और भारत आ गए, कहां से आए हैं? दक्षिण अफ्रीका से आए हैं या इंग्लैंड से? ये लोग दक्षिण अफ्रीका से आ गए। आने के बाद कब आए हैं? जनवरी में। जनवरी में आने के बाद में देखो आप, जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 2-3 महीने शांति निकेतन आश्रम में रहे। शांति निकेतन आश्रम। अब प्रश्न आता है, शांति निकेतन आश्रम किसका है? शांति निकेतन आश्रम है कलकत्ता में, और कलकत्ता में है किसका? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगान लिखा था, जनगण मन। और रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला। अब यहां पर देखिए 1915 में भारत आ गए, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए गांधी जी, और 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च में गांधी जी शांति निकेतन आश्रम में रहे हैं। शांति निकेतन आश्रम कलकत्ता में। में गांधी जी इनसे प्रभावित हुए, किससे? टैगोर से। ये लो महात्मा गांधी, और इस साइड में क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा महात्मा, और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कहा महात्मा, और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गुरुदेव। ये इनकी उपाधियां हैं आपस में। आपसे पूछे रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी? महात्मा की। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी? गुरुदेव की। किताबों में यह प्रश्न लिखा होता है कि महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने तो बाद में कहा है, इससे पहले जीवनराम कालिदास शास्त्री और सदानंद ने इनको पहले कहा है। सदानंद ने इनको पहले कहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर से पहले इन लोगों ने कहा है, 1, 2, फिर थर्ड नंबर इनकी बारी आती है। तो ये अपना ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी 9 जनवरी को आ चुके हैं भारत में। फिर क्या हुआ? एक समिति थी, सिंगली समिति। ध्यान से समझिए, कम समय में आपको अधिक ज्ञान मिलना चाहिए। वो सिंगली समिति ने कहा कि महात्मा गांधी आए हैं तो 9 जनवरी को हम मनाएंगे प्रवासी भारतीय दिवस। अब प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? तो आपका प्रश्न आएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं कि महात्मा गांधी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। यहां तक तो आप सभी के समझ में आ गया। अब देखो, ये भारत आ गए, उसी समय एक लॉर्ड हॉर्डिंग था। जब आप गवर्नर जनरल और वाइसराय पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है लॉर्ड हॉर्डिंग। और लॉर्ड हॉर्डिंग कौन था? वाइसराय। लॉर्ड हॉर्डिंग ने महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी, ये लॉर्ड हॉर्डिंग ने महात्मा गांधी को केसरे ए हिंद की उपाधि दी। केसरे ए
हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। अब देखो केसरी ए हिंद की उपाधि कब दी गई है? 1915 में। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। भारत आने के बाद में जनवरी फरवरी मार्च 2-3 महीने ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास रहे, शांति निकेतन आश्रम। उसके बाद में महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। तो ये इनकी उपाधियां हैं, महात्मा की और गुरुदेव की। उसके बाद में ये भी है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर से पहले इन लोगों ने दी थी, जीवनराम कालिदास शास्त्री और शिवदानंद ने। और उसके बाद में 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत आए तो एक सिंगली समिति थी और उस सिंगली समिति ने कहा कि हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। और वो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाएंगे? 9 जनवरी को मनाएंगे। तब एक 9 जनवरी के उसी दिन मतलब लॉर्ड होल्डिंग अपने जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने महात्मा गांधी को केसरी ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। यहां तक तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अब देखो यहां पर मैं वापस आ रहा हूं, थोड़ा समझिए प्रश्न, दिमाग लगाना अपना। क्या कहता है ये कहता है कि जब महात्मा गांधी आगे भाई, कहां आगे? भारत आगे। भारत आगे तो 2-3 महीने यहां रहे। यहां रहने के बाद में महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं अपना खुद का आश्रम बनाऊंगा। तो ये प्रश्न समझो आप, 1915 की बात है। तो 1915 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में अपना आश्रम बनाया। उस आश्रम का नाम था सत्याग्रह। थोड़ा सा ध्यान से समझना, सत्याग्रह आश्रम। अब महात्मा गांधी ने कब बनाया? 1915 सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में बनाए। 2-1 साल बाद में 1917 में इस आश्रम को ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। और कहां कर दिया? साबरमती नदी के किनारे कर दिया। कहां से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद में क्या नाम था? सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम को ट्रांसफर कहां किया है? साबरमती नदी के किनारे। तो इसका नाम क्या हो गया फिर? साबरमती आश्रम। यहां तक तो आपके समझ में आ गया हो। साबरमती आश्रम है वो 1917 में बना है, नाम ही चेंज हुआ है। सत्याग्रह आश्रम का नाम बदल के साबरमती नदी के किनारे चला गया, इसलिए इसका नाम साबरमती आश्रम रख दिया। 1917 की बात है। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया होगा। अब अगला पेज देखो आप, क्या है, किस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया। उन्नीस सौ 16 में, अब देखो मैं इससे पहले एक लाइन और लिख देता हूं। फरवरी 1916 में आपको पता होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की थी महामना। महामना का मतलब है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने, ये लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, फरवरी 1916 में स्थापना है इसकी। और किसने करी है? मदन मोहन मालवीय ने। और मैंने महामना क्यों लिखा है? क्योंकि मदन मोहन मालवीय का जो उपनाम है वो महामना है। अब महात्मा गांधी जी को मदन मोहन मालवीय ने बुला लिया। कहां बुलाया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह। अब उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी जी पहुंच गए। भाई महात्मा गांधी जी यहां पहुंचे
तो ये भारत में महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति है। महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति पूछे, पहली सार्वजनिक उपस्थिति पूछे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1917 की बात है, सभी को पता है। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 3-4 आंदोलन हम पढ़ेंगे, अगले पेज पर ले चलते हैं। क्या है ये? 1917 में एक क्या था? चंपारण आंदोलन था, आपको पता? चंपारण आंदोलन। और ये जो चंपारण आंदोलन है, ये है बिहार के। अब बिहार में क्यों? क्योंकि चंपारण आंदोलन था क्या? अंग्रेजों ने कहा नील की खेती करो, और नील की खेती कितने भाग पर करो? जमीन के 3/20। 3/20 का मतलब होता है जिसका 20 किला जमीन है उसको 3 किला जमीन के ऊपर, 3 एकड़ जमीन के ऊपर करना, नील की खेती करना अनिवार्य था, कंपल्सरी था। तो इसको कहते हैं तिनकठिया पद्धति। आपसे प्रश्न है ना, तिनकठिया पद्धति का संबंध किससे है? तिनकठिया पद्धति का संबंध है चंपारण आंदोलन से। अब नील की खेती तो स्टार्ट कर दी भाई, अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दी। और ये महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन से क्या संबंध हुआ फिर? देखो आप, बिहार चंपारण क्षेत्र का एक किसान था, और उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल क्या हुआ? 1916 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। ध्यान से समझिए प्रश्न को। लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था 1916 में, कांग्रेस अधिवेशन है जो आपका लखनऊ में हुआ है 1916 का। इस अधिवेशन में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले, और मिलने के बाद कहा कि एक चंपारण के अंदर है ना, नील की खेती के कारण किसान ज्यादा तंग हो गए, और इससे किस अंग्रेज है, अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, और इस पद्धति का नाम उन्होंने ले दिया कि तिनकठिया पद्धति का स्टार्ट है वहां। तो गांधी जी बोले कोई बात नहीं, 1916 में तो मिले थे, बोले मैं आऊंगा जल्दी आऊंगा। तो ये देखो कांग्रेस के अधिवेशन है, दिसंबर में हुए हैं, दिसंबर 1916 की बात है। ये 1917 में यहां पहुंच गए भाई चंपारण। अब आपसे प्रश्न पूछे, चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ, गांधी जी आए, किसके कहने पर आए? राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए। और राजकुमार शुक्ल कहां मिले? लखनऊ में मिले हैं गांधी जी से। अब देखो आगे आने के बाद में गांधी जी ने क्या काम किया? ये गांधी जी का पहला आंदोलन है भारत में। गांधी जी का पहला आंदोलन पूछे तो आपका उत्तर है चंपारण आंदोलन, बिहार। स्टार्ट कर दिया भाई, गांधी जी आ गए हैं। गांधी जी आने के बाद में 25% किसानों को राशि वापस की गई। कितना परसेंट? 25%। 25% की छूट मिल गई। 25% रुपए आपको वापस कर देंगे। इस 25% में आप देखें, जो लॉस हुआ था ना किसानों को, उसका 25% अंग्रेजों ने किसानों को दे दिया। और इसी के ऊपर, नील की खेती के ऊपर ही एक आपने देखा होगा नील दर्पण पुस्तक लिखी गई है। नील दर्पण पुस्तक लिखी गई है, और नील दर्पण नाटक बना। वो नाटक था नील दर्पण नाटक दीन बंधु मित्र द्वारा। दीन बंधु मित्र।
जो तीन बंधु मित्र है उन्होंने नील दर्पण नाटक की रचना की थी। ये तो आपके चंपारण आंदोलन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए आप, 1917 के बाद में हम कर रहे हैं 1918। 1918 में क्या, 1918 के अंदर दो है, दोनों ही आपको समझने की जरूरत है। एक तो आपका है अहमदाबाद सूती वस्त्र आंदोलन, और एक आपका खेड़ा किसान आंदोलन। इसको आप समझिए क्या है। ये मैंने क्रम वाइज लिखे हैं ताकि आपके पेपरों में आए ना भाई, चंपारण को, अहमदाबाद को और खेड़ा को क्रमानुसार लिखो, तो ये इस तरीके से लगते हैं। इसमें आप देखिए ये तीनों के तीनों आंदोलन है। ये पहला प्रश्न तो आपका आर्थिक है, इनका रुपए के साथ लेना देना है, ना ये सामाजिक है, ना ये राजनीतिक है, ना ये धार्मिक है। अहमदाबाद सूती वस्त्र जो आंदोलन है, अहमदाबाद के अंदर मजदूर लगे हुए थे मिल के अंदर, मजदूर कारखाना में लग रहे थे, फैक्ट्री में लग रहे थे, मिल में लग रहे थे, कुछ और इन मजदूरों को ब्लैक वंश मिलना था, ब्लैक वंश। अब ब्लैक वंश अंग्रेजों ने नहीं दिया। अब ये अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल आंदोलन की बात है, 1918 की बात है। मजदूरों ने कहा हमारे को ब्लैक वंश दो, अंग्रेजों ने कहा हम आपको 25% दे सकते हैं। मजदूर बोले हमारे को 50% दो। बीच में कौन आ गया? बीच में गांधी जी आ गए। गांधी जी बोले बीच का रास्ता निकालो कोई, बोले 35% दे दो, ना आपकी ना इनकी। तो अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी के कहने पर या महात्मा गांधी के आग्रह पर 35% पर सहमति हुई। अब आपसे प्रश्न पूछे ना कि ब्लैक वंश कितना परसेंट दिया गया मजदूरों को? 35%। किसान कितना मांग रहे थे? 50%। अंग्रेज कितना दे रहे थे? 25%। ये ब्लैक वंश की बात है, अहमदाबाद सूती वस्त्र मेला आंदोलन। अगला आपका खेड़ा किसान आंदोलन। प्रश्न आपका ये देखिए, खेड़ा क्या है? खेड़ा गुजरात का एक क्षेत्र है। ये ना कि अपने गांव की जो पड़ोसी जमीन है उसको खेड़ा कहते हैं, वो खेड़ा नहीं है। ये गुजरात वाला खेड़ा है, गुजरात। अब खेड़ा किसान आंदोलन में क्या हुआ? गुजरात के अंदर खेड़ा के क्षेत्र में यहां क्या हुआ कि किसानों की फसल खराब हो गई, फसल खराब हो गई। अब फसल खराब क्यों हुई? वो हुई थी सूखा के कारण। आपके पेपर में चाहे सूखा आए चाहे अनावृष्टि ऑप्शन आए, अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा का ना होना, अनावृष्टि, वृष्टि वर्षा, अना का ना होना। एक होता है अल्प वृष्टि, एक होता है अतिवृष्टि, एक होता है अनावृष्टि। अना का मतलब होता है न होना, अल्प का मतलब होता है कम होना, अति का मतलब होता है अधिक होना। तो सूखा के कारण फसल खराब हो गई। अंग्रेज बोले आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, कर दो। तो कर तो ये भर ही नहीं सकते क्योंकि फसल तो खराब हो ही चुकी है इनकी। अब गांधी जी आगे, अब गांधी जी के साथ में कौन आगे? अब गांधी जी के साथ में आगे सरदार पटेल, ये लोग, सरदार पटेल भी आगे, और इनके साथ में, सरदार पटेल के साथ में इंदुलाल याग्निक भी आ गया। ये लोग इंदुलाल याग्निक भी आ गया, ये आगे भाई। ये आने के बाद में
ये और जोर से अपना आंदोलन मजबूती पकड़ गया। तो आंदोलन मजबूती पकड़ गया ना, तो सरदार पटेल को क्या हुआ, इन्होंने तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो लास्ट में फैसला हुआ, और वो फैसला ये था कि जो कर देने में सक्षम है वो कर दे देंगे, और जो कर देने में सक्षम नहीं है उसको 1 साल की छूट दे दो। जो कर देने में सक्षम है वो तो दे ही देंगे, और किसानों को 1 साल की छूट दी गई, और कर नहीं देने में सक्षम है वो ना दे। ये किसान जो खेड़ा किसान आंदोलन है, ये 1918 की बात है। ये अनावृष्टि और सूखे के कारण अपना ये जो नुकसान, ये देखो आप यहाँ पर कुछ बच्चे पजल हो रहे होंगे, ये सरदार पटेल है, ये सरदार की उपाधि हम आगे देंगे, इसको कहां देनी है। जिस तरीके से आपको पता होगा, सरदार पटेल मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर है, जो इनकी मूर्ति बनाई गई है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो सरदार पटेल। उसके बाद में हमारे को करना है 1919 से आगे, हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।